हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 10 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के निचोड़ है। यहाँ पर हम अपने इस क्लास में डेली बात करते हैं, जो खबरों में रहती समाचार पत्र पत्रिकाओं में रही विभिन्न खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रही महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जाती है। बेसिकली ये होता है न्यूज़पेपर का निचोड़। ठीक है, न्यूज़पेपर का निचोड़ मतलब न्यूज़पेपर में जो खबरें रही हैं उन खबरों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको समस्या उत्पन्न होती है वो सारी समस्याओं का निदान हो सके। उसी दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा जो न्यूज़पेपर में रहते हैं और जिनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ऐसे डाटा को यहाँ पर समाहित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 10 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पर। आपके लिए सूचना यह है कि मार्च का जो पैकेज था, करंट अफेयर, वीडियो लेक्चर, पीपीटी, टेस्ट का पैकेज जो है वो हमारे वेबसाइट पर लगा हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर और इसको विजिट कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने का तरीका कैसा है मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप जाइएगा गूगल पर जाइएगा या फिर हमारी जो प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है घटना चक्र के नाम से, आप उस ऐप पर जाइएगा। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करिएगा SSGCP यानी समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। आप सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद आपको यहां पर दिख जाएगा करंट अफेयर वीडियो लेक्चर PDF टेस्ट मार्च 2025 और फिर उसके बाद में यहाँ फरवरी 2025 का दिखेगा। अगर आप फरवरी 2025 का ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद मार्च 2025 का ज्वाइन करते हैं, हर महीने का आपको टेस्ट जो पीपीटी होती है, क्लास पीपीटी, क्लास PDF, उसके बाद में कम्युनिटी में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद जो क्लास की कंपाइल PDF होती है, प्रिंटेबल PDF होती है, जिसको आप निकलवा के आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कम्युनिटी के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। फरवरी वाला ज्वाइन कर सकते हैं। फरवरी के जितने भी टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं वेबसाइट पर, ऐप पर पड़े हुए, उनको आप लगा सकते हैं। मार्च का कैसे ज्वाइन करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप मार्च का पैकेज ज्वाइन करेंगे, यहां पर आप देखिए आपको लाइन से दिख रहा है 1 मार्च का। जैसे वीडियो लेक्चर होता है तो वीडियो लेक्चर आता है, वीडियो लेक्चर भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर ऐप पर भी मिल जाता है। और उसके साथ देखें यहां पर PDF लगा हुआ है, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज लग जाती है। जो वीडियो लेक्चर आता है, वीडियो लेक्चर पर आधारित जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और इसको बाई करने का तरीका कैसा है, जैसे जैसे ही आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 25 रुपए मूल्य। ये 25 रुपए आपको पे नहीं करना है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी होली ऑफर चल रहा है। और होली ऑफर के कारण यहाँ पर एक नीचे कॉइन का बॉक्स दिखेगा, उस कॉइन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मूल्य आपका कितना हो जाएगा, ये 25 रुपए घटकर हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये 18 रुपए 75 पैसे जब पे करेंगे, पे करने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने लगेंगी। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, क्लास पीपीटी जो पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ डेली 10 MCQ का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, और जिसे आप ऐप पर लगा के टेस्ट कर सकते हैं। अपना जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को आप जांच सकते हैं, और ये लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ महीने के एंड में, जब मंथ एंड होगा, मंथ एंड में आपको एक पूरा कंपाइल जितना टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को आप देखा जाए तो पूरे महीने की जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनसे रिलेटेड यहां पर 100 + 100 यानी 100 हिंदी में और 100 इंग्लिश में आपको मिल जाएगा टेस्ट। उस टेस्ट को भी आप लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे तो वहां पर प्रिंट फ्रेंडली PDF जो होती है, ठीक है, प्रिंट फ्रेंडली PDF जो है वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। और कम्युनिटी में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी में ज्वाइन होने का तरीका क्या है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी का ज्वाइन कर रखा था और वो कह रहे हैं कि सर हमको कम्युनिटी में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हम। हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आपको कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये था तरीका। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जो महत्वपूर्ण खबरें उन खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। ठीक है, 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है 10 मार्च को। यहां पर बात करें तो CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को, कब, 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह दिवस CISF के शहीद जवानों को समर्पण और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। परीक्षा में आपसे पूछे CISF दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF की स्थापना कब हुई थी, CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है, इसका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा भाईचारा। ठीक है, क्या है, सेवा सुरक्षा भाईचारा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। 10 मार्च का दिवस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 मार्च का दिन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025। अब अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, यहां पर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान की पहचान की जा सके। न्यायपालिका में महिलाओं की जो भूमिका है उसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही हर साल 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन जज डे मनाया जाता है। अब यहां पर बात करें तो न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी निष्पक्षता, समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह विशेष दिन दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों के न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। साथ ही इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी को कानून और न्यायपालिका में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है। यानी कि महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है कि किस प्रकार जुडिशरी में वो साल दर साल उन्नति कर सकती हैं और जुडिशरी के फील्ड में देखा जाए उनको करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही 10 मार्च को महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में से पूछे कि अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। और 10 मार्च को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो CISF, ठीक है, CISF स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, ये 2 दिवस है जो 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी, ठीक है, को कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना है। जो कनाडा की लिबरल पार्टी है उसने मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुना है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। ठीक है, इनके बारे में जान ले तो पूर्व सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये घोषणा हो गई है। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। 50 वर्षीय कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। जस्टिन ट्रूडो जो थे, ठीक है, उन्होंने घोषणा की थी जनवरी 2025 में कि वो इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और डोनाल्ड ट्रंप का इतना दबाव था जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कि उन्होंने अंततः घोषणा कर दी कि हम इस्तीफा दे देंगे मार्च में। अब मार्च में इस्तीफा दे, मतलब जनवरी में इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर मार्च तक वो बरकरार थे अपने पद पर। अब वो पद से हट जाएंगे और उनकी जगह प्रधानमंत्री पद कौन संभालेंगे, तो मार्क कार्नी संभालेंगे। ठीक है, याद रखना, नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, 59 वर्षीय कार्नी ने पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। बाद में 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व करने वाले पहले गैर नागरिक बने थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसका नेतृत्व करने वाले पहले गैर नागरिक, यानी इंग्लैंड के नागरिक नहीं थे, ये कनाडा के नागरिक थे। ठीक है, इनका नाम क्या था, कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी इनका नाम था, मार्क कार्नी। जो इंग्लैंड का बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसका नेतृत्व करने वाले पहले गैर नागरिक बने थे, यानी कि इंग्लैंड के नहीं थे, कनाडा के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व किया था। कब, 2013 में। और उसके पूर्व अगर जो देखा जाए तो ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, मार्क कार्नी जो है बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी रह चुके हैं। आगे हम बात करें, वह ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध और विलय की धमकियों से जूझ रहा है और वहां संघीय चुनाव भी होने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो अमेरिका में फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं और फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पूर्व देखा जाए तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह पे देखा जाए तो मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने हैं और कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में वहां चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद में एक नया प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई बने या फिर यही प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मार्क कार्नी, ये गवर्नर रह चुके हैं कनाडा के और उसके साथ साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पे बात करें तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण, ठीक है, खंजर का 12वां संस्करण यहां पर आयोजित किया गया। इससे संबंधित जो पॉइंट्स है उन पर चर्चा कर लेते हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? यूपी पीसीएस 2024, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स परीक्षा, क्वेश्चन जो युद्धाभ्यास होते हैं वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए आपसे परीक्षाओं में, तो इस वजह से एक्सरसाइज जो भी हो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉइंट्स क्या क्या है, टू द पॉइंट बातें करेंगे। यहां पर संस्करण कौन सा, एडिशन, यहां वर्जन लिख गया है, बेसिकली यहां पर एडिशन होना चाहिए। तो ये कौन सा एडिशन है,
12वां एडिशन, 12वां संस्करण है। कहां पर इसका आयोजन किया गया? किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 10 मार्च से 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 10 मार्च से 23 मार्च तक ये एडिशन है। ठीक है, एडिशन। ठीक है, 10 मार्च से 23 मार्च तक इसका आयोजन। उद्देश्य क्या है इसका? तो शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बल परिचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान, यानी कि दोनों देशों के बीच देखा जाए तो शहरी और पहाड़ी इलाकों में जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां होती हैं उनको खत्म करने के उद्देश्य से और आतंकवाद विरोधी, ठीक है, आतंकवाद विरोधी और विशेष बल परिचालन के अनुभवों को साझा करना, एक दूसरे से साझा करना, इसी उद्देश्य से खंजर के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछ सकता है कि खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, अब यहां पर भारतीय टुकड़ी की बात कर ले तो पैरासूट रेजिमेंट यहां पर गया था, विशेष बल जो स्पेशल फोर्स है पैरासूट रेजिमेंट यहां पर सम्मिलित हो रहा है। और किर्गिज दल की बात कर ले तो किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड यहां पर शामिल हो रहे, हिस्सा ले रहे इस अभ्यास में। ठीक है, खंजर के जो 12वां संस्करण है उसमें पैरासूट रेजिमेंट हिस्सा ले रहा है और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड हिस्सा ले रहा है। पिछला अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो पिछला अभ्यास जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। कहां पर? जनवरी 2024 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण की बात कर ले तो यहां पर बेसिकली स्नाइपिंग, कठिन बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट का परीक्षण किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, 3 पर फोकस किया जाएगा, स्नाइपिंग पर, कठिन बिल्डिंग इंटरवेंशन पर और माउंटेन क्राफ्ट पर यहां पर बेसिक रूप से फोकस किया जाएगा, यहीं पर तीनों पे। ठीक है, तो ये आपने जाना खंजर के बारे में, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट याद रखना, मार्च के महीने में हो रहा है। मंथ याद रखना जरूर से, मंथ जरूर याद रखना किस महीने में हुआ। मैच द फॉलोइंग में महीना पूछ सकता है आपसे, खंजर का आयोजन किस महीने में किया गया। ठीक है, तो डेट 10 से 23 मार्च के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। 10 से 23 मार्च के बीच में, मार्च महीने में हो रहा है। 14 दिन का अभ्यास है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली खबर क्या है? ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन। अब परमार्थ निकेतन जो है देखा जाए तो परमार्थ निकेतन के विभिन्न शाखाएं हैं। जैसे प्रयागराज में भी परमार्थ निकेतन है। प्रयागराज में जब प्रयागराज अरेल जो क्षेत्र है वहां पर देखेंगे, वहां पर भी परमार्थ निकेतन है। बेसिकली वो शाखा है, लेकिन जो मुख्य हेडक्वार्टर जैसा आप समझ सकते हैं, हेडक्वार्टर कहां पर है तो वो ऋषिकेश में है। ठीक है, अब ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में किया गया है इसका आयोजन। अब इससे संबंधित जो पॉइंट्स है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो योग महोत्सव है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या पुष्कर सिंह धामी? तो पुष्कर सिंह धामी सही उत्तर है। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में इसका उद्घाटन किया गया है। पॉइंट्स पर चर्चा करें तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक देशों व भारत में अनेक राज्यों से आए योग प्रेमियों का स्वागत किया। योग नगरी ऋषिकेश ने भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि ऋषिकेश दुनिया भर में योग और शांति प्रेमी लोगों के लिए पहली पसंद की जगह है। ठीक है, देखा जाए तो ऋषिकेश जो है उसको योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहां तो एक रेलवे स्टेशन भी है, जैसे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, एक योग नगरी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो योग नगरी के नाम से ही बेसिकली फेमस है ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है और यहीं पर जो योग महोत्सव है, ठीक, योग महोत्सव 2025, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है और आपसे पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, न्यूजीलैंड के पीएम जो है, न्यूजीलैंड के पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस वजह से याद रखिएगा न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। और देखा जाए तो ये 16 से 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक? 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आ रहे हैं। और इनसे संबंधित जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है क्रिस्टोफर लक्सन इस महीने की 16 तारीख से
भारत की 5 दिन की दौरे पर आएंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख व्यापारी, मीडिया प्रतिनिधि और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य भी सम्मिलित होंगे यहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्यों आ रहे हैं ये भी जान लेते हैं। बेसिकली जो क्रिस्टोफर लक्सन है, क्रिस्टोफर लक्सन 10वें रायसीना डायलॉग 2025, ठीक है, जो 10वां रायसीना डायलॉग है 2025 का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य व्याख्यान भी यहां पर देंगे। आगे बात करें, इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना एवं प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत किया जाए। उन संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ही क्रिस्टोफर लक्सन भारत आ रहे हैं। 5 दिवसीय इनकी यात्रा है और यहां पर जो रायसीना डायलॉग होता है, जैसे एक होता है सांग्रीला डायलॉग, सिंगापुर में आयोजित किया जाता है, जहां विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और व्यापार के मुद्दे पर बेसिकली बात की जाती है। उसी सांग्रीला डायलॉग से ही प्रेरित है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? नई दिल्ली में होता है। ठीक है, नई दिल्ली में होता है। जैसा आप सब जानते होंगे, रायसीना हिल्स कहां पर है? रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है। ठीक है, और उसी से मतलब उसी रायसीना हिल्स के नाम पर इसका नाम रखा गया रायसीना डायलॉग। और ये कहां से प्रेरित है? ये सांग्रीला डायलॉग से प्रेरित है। और सांग्रीला डायलॉग कहां पे होता है? वो सिंगापुर में होता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा है सांग्रीला डायलॉग किस देश में होता है? सिंगापुर में होता है। भारत में रायसीना डायलॉग होता है, कहां पर होता है, आयोजन होता है? नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है 2025 में? 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ठीक है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2025 में। चलिए आगे बात करें, अगली खबर क्या है? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के विजेता। अब यहां पर बात करें विनर ऑफ द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये जान लो, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर होते हैं उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हम बात करें शतरंज की दुनिया में 7 मार्च 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया, जब 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने, किसने? प्रणव वेंकटेश ने मॉन्टेनेग्रो में, कहां पर? मॉन्टेनेग्रो में फिडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि 18 साल का लड़का है भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। ठीक है, प्रणव वेंकटेश won the title of FIDE वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इन मॉन्टेनेग्रो। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि जूनियर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नाम याद रखना, प्रणव वेंकटेश ने जीता है। 18 साल का ये लड़का है, 18 साल के बच्चे ने जीता है। ठीक है, और कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मॉन्टेनेग्रो में। ठीक है, फिडे के द्वारा मॉन्टेनेग्रो में इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात कर ले, इस शानदार जीत के साथ प्रणव विश्वनाथन आनंद, पटेला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता के नक्शो कदम पर चलते हुए प्रतिष्ठित विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। यहां पर देखा जाए तो ये खिताब जीतने वाले, ठीक है, ये खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं प्रणव वेंकटेश। इससे पहले कौन कौन जीत चुके हैं? विश्वनाथन आनंद जीत चुके हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जीत चुके हैं, पंटेला हरिकृष्ण जीत चुके हैं और अभिजीत गुप्ता जीत चुके हैं। अब चौथा स्थान किसका है? फोर्थ कौन है? तो यहां पर देखा जाए प्रणव वेंकटेश। ठीक है, प्रणव वेंकटेश जो है चौथे व्यक्ति है, चौथे भारतीय है जिन्होंने जीता है इस खिताब को। चलिए अगली खबर पर बात करें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड वीडियो कल यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, और उसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी, यहां पर तो जो न्यूज़पेपर में रहा, कौन जीता, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ, ये सारी बातें मैं कर लूंगा। लेकिन जो दूसरा वीडियो है वो बहुत डिटेल वीडियो होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू कैसे हुई, कब हुई और कैसे कैसे किस किस टीमों ने जीता, पाकिस्तान में कैसे आयोजित हो रहा था, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के साथ क्या समझौता हुआ कि हम अपनी टीम कैसे आयोजित करें, मतलब अपनी टीम दुबई में कैसे खिलाएंगे और पाकिस्तान हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा भविष्य में, ये सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो यहां पर हम बात कर ले, टीम इंडिया ने 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराकर
रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत दर्ज की है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो फाइनल मैच कहां पर खेला गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच। कब खेला गया था? 9 मार्च 2025 को खेला गया था। और न्यूजीलैंड को कितने विकेट से हराया? 4 विकेट से हराया। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और लगातार तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कितनी बार जीत चुका है भारत? अब तक देखा जाए तो 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत चुका है। ठीक है, अब यहां बात करें 251 रन का पीछा करते हुए भारत ने 1 ओवर शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया था। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि सचिन रविंद्र जो है इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में देखा जाए तो रोहित शर्मा भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। और जो विजेता टीम होती है, विजेता टीम के जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी होते हैं, उसी को चुना जाता है मैन ऑफ द मैच। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जो सचिन रविंद्र है, इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट था और इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया है? सचिन रविंद्र को दिया गया है। और ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लें। इस जीत ने 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद 2 साल में भारत की दूसरी आईसीसी ट्रॉफी को चिन्हित किया। मतलब देखा जाए तो 2024 में, ठीक है, वैसे तो 9 महीने के अंदर ही दूसरी ट्रॉफी जीत ली गई है, लेकिन देखा जाए तो 2024 में देखा जाए तो भारत ने टी20 विश्व कप जीता था। ठीक है, और उसके बाद 2025 में देख लिया जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। यानी कि 9 महीने के अंदर ही आईसीसी के 2 खिताब भारत ने जीते हैं। ठीक है, आईसीसी के 2 खिताब भारत ने जीत लिए हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स। चलिए आगे हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया। जो बजट होता है ना, बेसिकली जो बजट है वो हाथों से लिखा हुआ बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा वहां से डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपना बजट हस्तलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में। तो यहां हम बात करें, छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? यह है वित्त मंत्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा जो हस्तलिखित बजट है वो पेश किया गया है, हैंड रिटन बजट पेश किया गया है। चलिए पॉइंट्स पर चर्चा कर ले। तो यह पहली बार है, ठीक है, यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड बजट के स्थान पर हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। ठीक, हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। आगे हम बात कर ले, वर्ष 2025-26 के लिए यह बजट 100 पृष्ठों में पूर्णतः हस्तलिखित बजट है। जो 2025-26 का बजट है ये बेसिकली देखा जाए तो 100 पृष्ठ में है, 100 पेजेस में ये पूरा कंप्लीट बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया? ओपी शर्मा के द्वारा पेश किया गया, ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया है और ये पूर्णतः हस्तलिखित बजट है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा हस्तलिखित बजट पेश किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ में पूछ ले किसके द्वारा पेश किया गया है, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया। कितने पेजों का बजट है? 100 पेजों का बजट है। चलिए अगली खबर क्या है, दिल्ली कैबिनेट द्वारा महिला समृद्धि योजना को मंजूरी। देखिए जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था दिल्ली चुनाव के लिए, तो उसमें मैनिफेस्टो में उसने एक बात लिखी थी, इस योजना का जिक्र किया था कि महिला समृद्धि योजना हम लेकर आएंगे और महिलाओं को 2500 रुपए महीना हर महीने हम प्रदान करेंगे महिलाओं को। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा चुनाव पर और बीजेपी पार्टी जीत कर आई। अब उसी के बाद क्या होता है कि एक सदस्य जो वहां की सीएम है, सीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है और रूपरेखा बनाने के लिए कि महिला समृद्धि योजना की रूपरेखा क्या होगी। तो जो संबंधित पॉइंट्स हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में रहे उन खबरों पर चर्चा कर ले। तो इस योजना की रूपरेखा दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति द्वारा, जिसमें देखा जाए तो रेखा गुप्ता स्वयं, यानी कि दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो स्वयं इसमें शामिल थी। और इसके साथ साथ में आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, ठीक है, ये 4 लोगों की एक कमेटी थी। इस 4 लोगों की कमेटी का कार्य क्या था? इस कमेटी का कार्य था कि रूपरेखा तैयार करना, जो महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू की जानी उसकी रूपरेखा तैयार करना। अब यहां पर बात कर ले तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के लिए जो बजट रखा गया वो कितना रखा गया?
तो यहां पर 5100 करोड़ रुपए का यानी 5100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया इस योजना के लिए। ठीक है, चलिए अब योजना का विवरण जान लेते हैं। योजना का विवरण क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर तो 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब जो योजना है, इस योजना का जो लाभ है वो 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। आगे बात करें, 2.5 लाख तक की आय वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। जिनकी आय 2.5 लाख तक है वो महिलाएं इस योजना की पात्र हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह मासिक लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2500 रुपए हर महीने उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। और पात्र कैसे होंगी कि उनकी जो आय है, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख तक की उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए और 21 से लेकर 60 वर्ष तक की उनकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, योजना का विवरण है। योजना का विवरण याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी। कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, सदस्यों को नाम याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें, अंजू राठी राणा पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त। ठीक है, जो अंजू राठी राणा है ये पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। ठीक है, और पहली महिला है, जैसे कुछ भी आए और उसमें लिख के आ जाए पहला पहली, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां भी आप इसको देखिए आपकी नजर वहीं रुक जानी चाहिए, टारगेटेड पॉइंट रहता है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बात करें यहां डॉक्टर अंजू राठी राणा, ठीक है, को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग में पहली महिला संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पहली महिला संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो वरिष्ठ सरकारी भूमिकाओं में लैंगिक विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो वरिष्ठ सरकारी भूमिकाओं में लैंगिक विविधता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कानूनी सुधारों और न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, जो ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों जैसी बैठक हुई थी, उन बैठकों में जो अंजू राठी राणा है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और देखा जाए बेसिकली दृष्टिकोण क्या था कि जो कानूनी सुधार होते हैं और न्यायपालिका में जो लैंगिक प्रतिनिधित्व है उस पर बेसिकली इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंजू राठी राणा का, याद रखिएगा ये है अंजू राठी राणा। चलिए अगली खबर पे बात करें तो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, जो बेंगलोर की सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, यहां पर हम बात कर ले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। क्या नाम होगा इसका, मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा। और इसके पूर्व क्या नाम था, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इसका नाम था। ठीक है, यहां पर बात कर ले, यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में होगा, जिसमें सरकारी आर्ट्स कॉलेज और सरकारी आरसी कॉलेज का समावेश किया जाएगा। जो ये कॉलेज है मनमोहन सिंह के नाम पे जो नाम रखा जाएगा, इसमें बेसिकली देखा जाए तो जो गवर्नमेंट आरसी कॉलेज है और गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज है, इन दोनों को समाहित कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा किसी कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, तो जो बेंगलुरु सिटी कॉलेज है उसका नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है, जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के द्वारा, यहां पर आप देख सकते हैं फेडरल बैंक के द्वारा विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और पॉइंट्स क्या है, तो फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये पहला ब्रांड एम्बेसडर जैसे आया ना पहला, तो इसी वजह से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है, यूपी पीसीएस 2018, ठीक है, यूपीपीसीएस 2018 ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आया था। और कौन सी ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, हिमा दास के बारे में पूछा था। बीएसएनएल ने उस टाइम पे शायद हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो हिमा दास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ब्रांड एम्बेसडर से, तो इस वजह से, और पहली बार बनाया था तो इस वजह से नाम इंपॉर्टेंट था। और यहां फेडरल बैंक ने भी पहली बार बनाया है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है।
बात करें यहां पर तो यह घोषणा मुंबई में एक विशेष समारोह में की गई, जहां सुश्री विद्या बालन को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ केवीएस माणिक्यन, क्या नाम है इनका, केवीएस मडियन इनका नाम है, क्या नाम है, केवीएस मडियन, इनके द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और उसके बाद में स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद देखा जाए तो उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित कर दिया गया। आगे देखें, यह साझेदारी टेलीविजन विज्ञापनों और डिजिटल अभियानों सहित विभिन्न विपणन पहलों तक फैलेगी, जिससे बैंक अपने हितधारकों के साथ मजबूत जुड़ाव बना सकेगी। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, इस वजह से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन्हीं खबरों पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उन क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीडीएफ है फरवरी महीने का, वो फरवरी महीने का पीडीएफ कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं फरवरी महीने का पीडीएफ, वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का ऑप्शन मैंने आपको कैसे बताया, वो सारी चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं। उसके पहले आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि फेडरल बैंक ने हाल ही में किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, जस्ट अभी तुरंत आया है, तो इस वजह से आप इसको बता सकते हैं। यहां पर आपको बताना है प्रबंध निदेशक, सीईओ कौन है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जो फेडरल बैंक है। ठीक है, फेडरल बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका नाम बताना है। केवीएस मडियन, आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी, क्या है, कौन है ऑप्शन आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है। अंजू राठी राणा, इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ, आर भानुमति। क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा अंतिम सवाल क्या है, हाल ही में 7 मार्च 2025 को फिडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। पेंटाला हरिकृष्णा, अभिजीत गुप्ता, प्रणव वेंकटेश, विश्वनाथन आनंद। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इन 5 प्रश्नों का उत्तर। ये 5 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये है वो पीडीएफ का कवर पेज, जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा था, वो पीडीएफ का कवर पेज ये है। और खास बात ये है कि जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती है ये बाइलिंगुअल होती हैं, बेसिकली बाइलिंगुअल क्लास चल रही है। मैं यहां पर सारी कंटेंट जो होता है, ये सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। यहां पर आप देख सकते हैं फरवरी महीने में जो पीडीएफ कंपाइल करके दी गई थी, ये इंग्लिश का जो कंपाइलेशन था ये 51 पेज का था, और हिंदी का जो कंपाइलेशन था वो 50 पेज का ही था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए प्रीलिम्स के फैक्ट, मेंस डाटा, करंट अफेयर, मंथली कंपाइलेशन इंग्लिश फरवरी 2025, उसी तरह मासिक संकलन हिंदी फरवरी 2025, ये दोनों पीडीएफ कम्युनिटी में उपलब्ध है। और कम्युनिटी को ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आप फरवरी महीने का जाइएगा, जब आप परचेज करेंगे तो 18 रुपए में परचेज करने के बाद आप हमारे कम्युनिटी के लिए व्हाट्सएप जो ऊपर लिंक दे रखा है वहां पर आप जाइएगा, कम्युनिटी ज्वाइन करिएगा। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप लिंक आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ना तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, ई बुक के सेक्शन में जाइएगा, ई बुक के फॉर्मेट में भी ये उपलब्ध है। नाम मात्र के शुल्क पर ई बुक के फॉर्मेट में आप इसको हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखा करिए, इससे जुड़ाव हमको भी महसूस होता है कि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हुए। तो इसी वजह से प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखा करिए। कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।